नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान टॉपर सीरीज का मॉडल पेपर 2। तो आइए बनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी। यह क्रांति राजा लुई 16वें की निरंकुश राजशाही के खिलाफ आम लोगों के असंतोष की वजह से हुई थी। इसके अलावा आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय भी इसके प्रमुख कारण हैं। फ्रांस की क्रांति से जुड़ी कुछ और बातें हैं, जिनमें इस क्रांति के दौरान राजा को गद्दी से हटा दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के दौरान खूनी संघर्षों का दौर भी चला। तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई। वहां का एक राजा था जिसका नाम था लुई सोलेबा। और वो जो है एक ऐसा राजा था जो कि बिल्कुल भी अपनी जनता पर ध्यान नहीं देता था, अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और फिजूल के खर्चे करता था, जिसके कारण जो है वहां पर जो है आर्थिक स्थिरता में जो है कमजोरी आई और वहां के लोगों में जो है असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने जो है विद्रोह किया। इसीलिए जो ये क्रांति हुई। और इस क्रांति में जो है आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय भी इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। और जैसे ही ये क्रांति हुई तो इसमें जो है जो वहां का राजा था लुई सोलेबा, उसको जो है राजगद्दी से हटा दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। और इस क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पर तानाशाही स्थापित कर दी थी। तो नेपोलियन जो है वहां की सेना में एक सैनिक हुआ करता था, लेकिन जब वो राजा बना तो वहां पर जो है उसने वहां तानाशाही शुरू कर दी। और इस क्रांति के दौरान फ्रांस के लोगों ने अपना नारा लिबर्टे बनाया। लिबर्टे का इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस क्रांति के दौरान कई लोग फ्रांस से पलायन कर चुके थे, यानी कि वहां से चले गए, दूसरे देशों में जाके बस गए। ये लोग मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पर्सिया जैसे देशों में जाकर बस गए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? तो असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी और महंगाई बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट जैसा काला कानून लागू किया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गईं। पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करना और राजस्व की प्राप्ति करना। तो ये जो है असहयोग आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण थे, जिनमें सबसे पहला था कि उन्होंने जो है रोलेट एक्ट लागू किया। ये जो है एक काला कानून हुआ करता था, यानी कि बिना किसी सबूत के डायरेक्ट जो है शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और लोगों को जो है मारा जाता था, पीटा जाता था। तो इसीलिए जो है इसे काला कानून कहा गया। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है वहां के लोगों पर जो है भीड़ पर जो है गोलियां चलाई गईं। और पंजाब में जो है तुर्की के साथ हुए अन्याय और प्रतिकार का भी बदला लेना था। और ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करना, औपनिवेशिक आर्थिक और सत्ता संरचना को चुनौती देना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की थी। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक इस था और इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश सामानों को खरीदने से इनकार कर दिया था और दस्तकारी के सामान का इस्तेमाल करना बढ़ा दिया था। तो इसमें जो है असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। कब हुआ? जो कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट है, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो महंगाई के कारण कृषि की लागत अत्यंत बढ़ गई, जिससे कृषि अलाभप्रद स्थिति में पहुंच गई, यानी कि अलाभप्रद में पहुंच गई। और कृषि उत्पादन में ठहरावा आ चुका है। ऐसी स्थिति में किसानों को अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। और बढ़ती जनसंख्या के कारण जोतों की आकार घट रहा है और अतः कृषि क्षेत्र संकुचित हो रहा है। किसानों को अद्यतन कृषि तकनीक की उपयुक्त जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है कुछ कृषि की समस्याएं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि पर कई तरह के प्रभाव डाले हैं, जिनमें एक है, भारत के निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है।
आज भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिसे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो ये भी जो है वैश्वीकरण का जो है एक प्रभाव है भारतीय कृषि पर। और अब अगला है इसमें, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग होने लगा। नई तकनीकों द्वारा भारत में मिट्टी एवं जलवायु की अनुकूल दशाओं को पूरा पूरा लाभ उठाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज किसान वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाने लगे हैं। तीसरी है, सुधरी बीजों के उपयोग से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ गई। अतः किसान को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हमारे कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। अतः आज हम दूसरे देशों से पर्याप्त पूंजी अर्जित करने लगे हैं। कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किया गया, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। तो ये जो है वैश्वीकरण के जो है भारत की कृषि पर कुछ प्रभाव हैं। अब आते हैं हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको लगभग 150 शब्दों में इनका उत्तर देना पड़ता है। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली का योगदान इस प्रकार रहा है कि जर्मनी और इटली जैसे देशों का निर्माण कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर हुआ था। इन देशों की राष्ट्रीय पहचान एक जैसी थी और जर्मनी और इटली के एकीकरण में यूरोप में स्थिरता आई। 1871 से 1914 के बीच यूरोप में कोई बड़ी सैन्य झड़प नहीं हुई। जर्मनी और इटली दोनों औपनिवेशिक शक्तियां बन गईं। जर्मन राष्ट्रवाद की शुरुआत नेपोलियन युद्धों के दौरान हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस ने जर्मन क्षेत्रों पर हमला किया था। इस हमले के जवाब में जर्मन राष्ट्र राज्य की मांग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बन गई थी। और अब आता है कि इटली का एकीकरण की कहानी। तो जनवरी 1848 में सिसिली में बोरबोन साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए विद्रोह शुरू हुआ। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा। 12 साल बाद 1860 से 61 में दो सिसिली के बोरान साम्राज्य का पतन हो गया और इटली का एकीकरण हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं, जिनमें लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। निर्वाचित नेता लोगों के सर्वश्रेष्ठ हितों से परिचित नहीं होते और अनेक गलत निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता आती है। लोकतंत्र में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। जनता को यह पता नहीं होता कि उनके लिए क्या करना अच्छा है। उन्हें कोई निर्णय नहीं लेने दिया जाता है। तो ये जो है लोकतंत्र के कुछ दुष्परिणाम हैं। और लोकतंत्र में सार्वजनिक धन और समय का दुरुपयोग हो सकता है। लोकतंत्र में आर्थिक असमानता बढ़ती है। लोकतंत्र में मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए बहुत कम साधन मिलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो संसाधन का अर्थ है मानव के उपयोग में आने वाली वस्तुएं या स्रोत जो उसकी जरूरतों को पूरा करती हैं। संसाधन प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के हो सकते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसका इस्तेमाल कई तरह के कामों में लिया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, घर बनाने में, सड़क बनाने में, उद्योग लगाना, मनोरंजन, परिवहन, वाणिज्यिक गतिविधि, उत्पादन आदि में जो है भूमि का जो है उपयोग उपयोग किया जाता है। और संसाधन का अर्थ होता है कि मानव के उपयोग में आने वाली वस्तुएं या स्रोत जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो जो है संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन जो है प्राकृतिक भी होते हैं और सांस्कृतिक भी होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और भूमि का इस्तेमाल स्थलाकृत आकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता जैसे भौतिक कारकों के आधार पर किया जाता है।
इसके अलावा जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसी मानवीय कारक भी भूमि उपयोग को निर्धारित करते हैं। भूमि उपयोग में प्राकृतिक पर्यावरण या जंगल को किसी निर्मित वातावरण में बदला जा सकता है। भूमि उपयोग का इतिहास 10,000 साल से भी पहले का है। नई नीति के मुताबिक देश को मुख्य भूमि उपयोगों के आधार पर 6 जोनों में बांटा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा इस्तेमाल होता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में जो है विनिर्माण प्रणाली का इस्तेमाल होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, पशुपालन, मुर्गी पालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, लोहा इस्पात उद्योग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर और द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में नौकरियों को रेड कॉलर जॉब्स कहा जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में जो है संसाधनों का निष्करण किया जाता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में जो है संसाधनों को पूर्ण वस्तुओं में बदला जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक शारीरिक कार्य की जरूरत होती है। प्राथमिक क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां होती हैं, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या है। प्राथमिक क्षेत्र आमतौर पर कम विकसित देशों में सबसे अहम होता है, जबकि विकसित देशों में यह कम अहम होता है। यानी कि विकसित देशों में जो है सबसे ज्यादा होता है द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे मानचित्र संबंधी कुछ प्रश्न। तो इसमें है हमारा पहला, वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। तो अंग्रेजों ने जो सबसे पहली भारत में राजधानी बनाई थी वो थी कोलकाता, जिसे अब कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। और ये जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब आता है दूसरा, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, जो कि 1922 में हुआ था। और अब हमारा अगला है, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है, और अमृतसर जो है पंजाब में पड़ता है। और अगला है, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है। इलाहाबाद जो है पहले था, लेकिन अब जो है इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये जो है बम्बई में हुआ था। क्योंकि पहले जो है बम्बई को जो है बम्बई माना जाता था, यानी कि अब जो है मुंबई मुंबई और गुजरात, ये दोनों जो है बम्बई से अलग हुए हैं। यानी कि पहले जो है गुजरात और मुंबई को जो है बम्बई के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1960 में जो है इनको भाषा के आधार पर जो है अलग कर दिया गया था। तो अब ये जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।